गामा पहलवान जिसके नाम से कांपता है पाकिस्तान। भारत में जिसका नाम लेना भी अपराध है, उसको एक्टिव किया जा रहा है। ऐसा क्यों? देखते हैं इस कहानी में गामा पहलवान का पहला भाग। इस साल सर्दी बहुत पड़ी थी, बारिश भी बहुत हुई थी तथा भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र ने आने वाले 2-3 सालों तक मौसम सामान्य रहने की भविष्यवाणी की और बताया कि यह स्थिति कृषि एवं सामान्य जनजीवन के लिए बड़ी अनुकूल रहेगी। भारत सरकार ने भी अगले 2-3 सालों के लिए जीडीपी में अच्छी ग्रोथ का अनुमान लगाया। चीन के एक रिसर्च सेंटर में उत्तर के मरुस्थल को कृषि योग्य बनाने पर चर्चा चल रही थी। बढ़ती आबादी के लिए भोजन की व्यवस्था और विश्व स्तर पर तकनीकी रूप से दबदबा बनाने के लिए तकला मकान मरुस्थल को कृषि योग्य बनाने का प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। वैज्ञानिकों को इस बात के विशेष निर्देश दिए गए थे कि किसी भी तरह से उस मरुस्थल को कृषि योग्य एवं हरा भरा बनाया जाए। वैज्ञानिक इसके लिए पहली आवश्यकता जल को बताते हैं और जल की व्यवस्था सबसे बड़ी समस्या थी। इसके लिए साइंस एकेडमी के निदेशक बाई चुन ली ने कमान संभाली और इसके लिए जल की व्यवस्था हिमालय से करने का सुझाव दिया और एक प्रोजेक्ट एनशी तैयार किया गया, जिसमें चीन के उत्तरी पश्चिमी प्रांत जिंगजियांग प्रांत के तकला मकान मरुस्थल को हिमालय के शिखर पर जमी बर्फ प्रयोग करके हरा भरा बनाया जाना है। इससे लगभग 40,000 वर्ग किलोमीटर एरिया को हरा भरा बनाया जा सकता है। यह प्रोजेक्ट साल भर के अंदर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया तथा इसके लिए बहुत तेज़ी से विकसित होने वाले जेनेटिक पौधों को लगाया जाना था। चीनी सरकार ने वेनशी प्रोजेक्ट को मंजूरी दी और चीन नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन CNSA और चीनी सेना PLA को भी इसमें सहयोग करने के लिए निर्देश दिया गया। CSA के मुख्यालय में चल रही चर्चा के बीच एक वैज्ञानिक ने चिंता व्यक्त की कि यदि हम हिमालय की बर्फ़ को मेल्ट करते हैं तो इससे भारत में बाढ़ आ जाएगी और पूरे क्षेत्र का क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। बाई चुन ली ने इसीलिए यह कार्य भारत के बारिश के मौसम में करने के लिए कहा। इसके लिए भारत के औद्योगिक विकास को जिम्मेदार ठहराने के लिए मुहिम चलाने का भी प्रस्ताव दिया। जून का महीना भारत की सुरक्षा परिषद की बैठक चल रही थी। इसमें राज्य से प्राप्त इनपुट के आधार पर हिमालय क्षेत्र में चीन की अत्यधिक गतिविधि देखने की सूचना दी गई और यह भी बताया गया कि कोई सैन्य अभियान नहीं है बल्कि कोई गुप्त कार्यक्रम चल रहा है। इसमें नहरों की खुदाई जैसा कोई काम चल रहा है और चीन ने पिछले ही महीने एक ऐसा सैटेलाइट भेजा है जो सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करके किसी भी एक स्थान पर ऊष्मा का प्रवाह कर सकता है। सुरक्षा परिषद ने इस सैटेलाइट के बारे में चर्चा हुई तो यह निष्कर्ष निकाला गया कि यह भारत के सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के कंपटीशन में चलाया गया चीन का कोई अभियान है। किंतु एक मौसम वैज्ञानिक अरुण खुराना ने इस पर चिंता व्यक्त की कि यदि इन दोनों घटनाओं को हम एक साथ देखते हैं तो यह भारत के लिए बहुत भयावह हो सकता है। और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि चीन हिमालय की बर्फ़ को मेल्ट करके तकला मकान रेगिस्तान की ओर ले जाने की तैयारी कर रहा है। सुरक्षा परिषद अरुण खुराना की चिंता को कपोल कल्पना और बेबुनियाद निष्कर्ष कहा और इसे विचार योग्य नहीं माना और भारत आर्थिक महाशक्ति बनने पर खुशी एवं संतोष व्यक्त किया गया। जुलाई के पहले सप्ताह में डॉक्टर अरुण खुराना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पास मिलने पहुंचे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने मजाकिया अंदाज में डॉक्टर खुराना से पूछा कि चीन का प्रोजेक्ट कहां तक पहुंचा। डॉक्टर खुराना ने गंभीर होकर एक फाइल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की मेज पर पटकी और कॉन्फ्रेंस रूम में चलने के लिए कहा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थोड़े गंभीर हुए और डॉक्टर खुराना के साथ कॉन्फ्रेंस रूम पहुंचे। वहां पर उन्होंने अपने स्टाफ के लोगों को डॉक्टर जाकिर और डॉक्टर महादेवन को जल्द ही कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचने के लिए संदेश देने का आदेश दिया। कॉन्फ्रेंस रूम पहुंचकर डॉक्टर खुराना ने प्रोजेक्टर पर पेन ड्राइव लगा दिया और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को एक एक करके सैटेलाइट से प्राप्त तस्वीरें, जिसमें खोदी गई नहरें जो चीन के जिनजियांग प्रांत के तकला मकान रेगिस्तान तक जा रही थीं, का चित्र दिखाया और साथ ही साथ चीनी सैटेलाइट के बारे में जानकारी दी कि यह केवल पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाएगा बल्कि यह एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है जो किसी भी स्थान पर महीनों रुक करके फिर अपने स्थान को चेंज कर सकता है और इससे इतनी ऊर्जा निकलेगी कि बड़े बड़े ग्लेशियर भी 1 मिनट में मेल्ट हो जाएंगे। तभी कॉन्फ्रेंस रूम में डॉक्टर जाकिर और डॉक्टर महादेवन प्रवेश करते हैं और डॉक्टर खुराना के इस प्रेजेंटेशन को बहुत ध्यान से देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तुरंत दौड़कर अपने ऑफिस जाते हैं और हॉटलाइन पर प्रधानमंत्री से बात करते हैं कि तुरंत राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई जाए तथा 1 घंटे में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक का समय निश्चित किया जाता है।
प्रधानमंत्री आवास पर भारत सरकार के सुरक्षा परिषद के सभी सदस्य पहुंचने लगते हैं और 1 घंटे बाद प्रधानमंत्री एवं सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों की मौजूदगी में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डॉक्टर खुराना, डॉक्टर जाकिर और डॉक्टर महादेवन के साथ एक बड़ी सी स्क्रीन पर चीन सरकार के इस प्रोजेक्ट वेनशी के बारे में विस्तार से पूरी जानकारी देने लगते हैं। चीन ने पिछले 2 महीने के दौरान किस तरीके से हिमालय के दक्षिणी तराई से तकलामकान रेगिस्तान तक नहरें बना ली और जिससे कि हिमालय क्षेत्र का सारा पानी और सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों का पानी भी अपनी दिशा बदलकर तकलामकान रेगिस्तान की ओर जा सके। इसके बाद डॉक्टर खुराना परिषद के सामने चीनी सेटेलाइट के आंकड़ों को बताने लगते हैं और यह एक जियो स्टेशनरी सेटेलाइट है जो कि अपनी दिशा और स्थिति को कभी भी बदल सकता है और यह इतना पावरफुल है कि सूर्य के प्रकाश को एकत्रित करके धरती के किसी भी कोने में कितनी मात्रा में ऊर्जा भेज सकता है कि पूरा का पूरा ग्लेशियर 1 घंटे के अंदर मेल्ट होकर पानी में बदल जाएगा। पूरी परिषद में पिन ड्रॉप साइलेंट छाया हुआ है। सभी सदस्य बड़े ध्यान से डॉक्टर खुराना और उनकी टीम की प्रेजेंटेशन को सुन रहे हैं। रा चीफ ने परिषद को बताया 15 दिन पूर्व ही रा को इनपुट प्राप्त हुआ है कि चीन हिमालय रीजन से तकलामकान रेगिस्तान की तरफ नहरें बना रहा है और इसके बारे में सुरक्षा परिषद को सूचित भी किया गया था। वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर राकेश सिन्हा ने बताया कि हम लोग पिछले 2 माह से चीनी सेटेलाइट के आंकड़ों का निरीक्षण कर रहे थे, लेकिन यह सेटेलाइट पिछले 2 माह से ही चीन के दक्षिणी सागर तट पर केंद्रित था और वहां से इसके मूवमेंट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तथा इसे बताया गया कि यह सौर ऊर्जा को बिजली में बदलने के लिए काम में लाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने चीख कर परिषद से पूछा, यदि यह स्थिति आती है तो भारत सरकार के पास क्या विकल्प बचते हैं? परिषद में सन्नाटा छाया हुआ है। तभी डॉक्टर अरुण खुराना बड़े शांत भाव से कहते हैं कि केवल एक ही विकल्प है कि हम अपने अस्त्र गामा पहलवान को एक्टिव करें। अब तो पूरी परिषद में सन्नाटा और गहरा हो जाता है, सबके चेहरे सफ़ेद हो जाते हैं। गामा पहलवान, जिसका नाम लेना भी अपराध है, उसको एक्टिव करने की सलाह। गामा पहलवान भारत का वो अस्त्र था जिसे केवल एक बार प्रयोग में लाया गया था और उसकी मारक क्षमता और प्रभाव को देखकर और अंतर्राष्ट्रीय संधियों के आलोक में गामा पहलवान को हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया और गामा पहलवान को सेना से लेकर रिसर्च सेंटर हर जगह से हटाकर गोपनीय जगह पर शिफ्ट कर दिया गया और उसका नाम लेना भी अपराध घोषित कर दिया गया। डॉक्टर खुराना ये कैसे जानते हैं गामा पहलवान को? ये तो मौसम वैज्ञानिक हैं और गामा पहलवान को रिटायर हुए 30 वर्ष हो गए चुके हैं। गामा पहलवान प्रोजेक्ट की पूरी टीम को प्रतिबंधित करके उनकी सबकी आइडेंटिटी बदल दी गई थी। सब लोग वैज्ञानिक सलाहकार की ओर देखने लगे। रा चीफ ने परिषद को बताया कि डॉक्टर खुराना पहले गामा पहलवान प्रोजेक्ट के सबसे जूनियर वैज्ञानिक थे और प्रतिबंध लगाने के बाद मौसम विज्ञान में अध्ययन किया और जेएनयू में प्रोफेसर बन गए और अपनी प्रतिभा के बल पर आज यहाँ हैं। प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि गामा पहलवान के बारे में चर्चा नहीं, अन्य कोई उपाय पर चर्चा किया जाए। गामा पहलवान को नहीं जगाया जा सकता। परिषद के सभी सदस्य अभी भी इस घटना की भयावहता का अंदाज़ा नहीं लग पा रहे थे और यह भी अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे थे कि इस घटना को किस तरीके से रोका जा सके। प्रधानमंत्री महोदय ने परिषद के सभी सदस्यों को 2 घंटे बाद पूरी जानकारी और तैयारी के साथ फिर से मिलने के लिए कहा और इस संबंध में कोई भी जानकारी मीडिया को देने से मना किया। प्रधानमंत्री आवास के बाहर बड़ी संख्या में मीडियाकर्मी मौजूद थे और सब यह जानना चाहते थे कि ऐसी कौन सी विपदा भारत पर आई है जिससे कि 1 घंटे के अंदर सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाना पड़ा और इस परिषद में किस बात पर चर्चा की गई। तभी परिषद के सभी सदस्य दौड़ते हुए अपनी गाड़ियों की तरफ गए। मीडियाकर्मी यह देखकर और भी हैरान हो गए। परिषद की कार्यवाही के बारे में जानकारी चाहिए तो किसी ने कुछ भी जानकारी देने से मना किया। प्रधानमंत्री ने आज शाम को 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया, तब जाकर मीडियाकर्मी शांत हुए। भारत सरकार के सभी ऑफिस में जोरों की हलचल थी और सभी अधिकारी और प्रमुख संस्थाओं के निदेशक ऑफिस में बैठकर सूचनाओं का एकत्रीकरण एवं विश्लेषण कर रहे थे। प्रधानमंत्री स्वयं राष्ट्रपति भवन जाकर के राष्ट्रपति महोदय को इस संबंध में सूचित किया और गामा पहलवान पर भी चर्चा की, क्योंकि यह राष्ट्रीय इमरजेंसी थी, इसलिए सारी घटनाओं को अत्यंत गोपनीय रखा गया। भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्री ने सभी टीवी चैनलों को अत्यंत गोपनीय संदेश भेजकर सुरक्षा परिषद की बैठक एवं इस घटना के संबंध में किसी भी तरह का कोई कवरेज करने से मना किया और ऐसा न करने पर कठोर कार्रवाई करने का आदेश दिया। रा चीफ ने सभी फील्ड अफसरों को इस
वेंशी प्रोजेक्ट से संबंधित सभी इनपुट को क्लासीफाई करके तुरंत मेल पर भेजने को कहा। डॉक्टर अरुण खुराना को प्रधानमंत्री महोदय से यह नोट मिला कि रा चीफ से समन्वय कर गामा पहलवान से संबंधित सभी वैज्ञानिकों एवं प्रोजेक्ट से संबंधित सभी व्यक्तियों से संपर्क स्थापित करके टीम तैयार करें और गामा पहलवान को एक्टिवेट करने के लिए तैयार रहें। भारतीय सेना को रेड अलर्ट जारी किया गया और भारत के सभी हवाई अड्डों को इमरजेंसी सेवा के लिए तैयार रहने को कहा गया। इसरो को चीन के सभी सैटेलाइट पर निगरानी के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया तथा निर्देश दिया गया कि विशेष रूप से 16 सैटेलाइट का निरीक्षण किया जाए और भारतीय सैटेलाइट को चीन के मरुस्थल और हिमालय क्षेत्र की निगरानी का आदेश दिया गया। भारतीय शेयर बाजार के निदेशकों को मार्केट की गहन निगरानी और आवश्यकता पड़ने पर किसी भी समय बंद करने के लिए तैयार रहने को कहा गया। सिंचाई विभाग को सभी डैम, नदियों एवं नहरों में वाटर लेवल की मिनट टू मिनट निगरानी और किसी भी समय आपात परिस्थितियों के लिए तैयार रहने को कहा गया। 2 घंटे बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में पूर्ण सुरक्षा परिषद की बैठक शुरू हुई, जिसमें सभी संबंधित विभागों के प्रमुख एवं कैबिनेट मंत्री के साथ सेना अध्यक्ष और विपक्ष के नेता भी मौजूद रहे। अंतरिक्ष विभाग ने बताया कि चीन का सैटेलाइट में यह क्षमता है कि वह अपनी लोकेशन और डायरेक्शन कभी भी चेंज कर सकता है और ग्राउंड स्टेशन का निर्देश मिलने के आधे घंटे के अंदर ही चीन का सैटेलाइट हिमालय के ऊपर अपने आप को स्थापित कर सकता है तथा सैटेलाइट से प्राप्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि चीन के उत्तरी पश्चिमी प्रांत झिंजियांग प्रांत के तकलामकान मरुस्थल तक बड़ी संख्या में नहरें बनाई जा चुकी हैं और वहां चीनी सेना PLA की उपस्थिति अत्यंत चिंताजनक है, क्योंकि यह बॉर्डर से दूर का इलाका है, इसलिए सेना के इस जमावड़े को अभी तक ध्यान नहीं दिया गया था। पर्यावरण मंत्रालय के अपर सचिव ने यह सूचित किया कि यदि चीन हिमालय क्षेत्र की बर्फ़ को पिघलाने का प्रयास करता है तो इससे चीन में बड़ी नहरों द्वारा यह पानी रेगिस्तान तक पहुंच जाएगा, किंतु हिमालय के दक्षिणी क्षेत्र की बर्फ़ पिघल करके भारत में अत्यंत बाढ़ की स्थिति ला सकती है। बारिश का मौसम होने पर यह स्थिति और भी विकराल अवस्था में सामने आएगी और हमारा डैम, नदियों और नहरों का सिस्टम इतने पानी के बोझ को संभालने के लिए सक्षम नहीं है और पूरा उत्तर भारत जलमग्न हो जाएगा। DRDO के निदेशक ने सूचित किया कि हमारी 2 ही मिसाइल इस ऊंचाई के सैटेलाइट को निशाना लगाने में सक्षम है, किंतु इन मिसाइलों के अंतिम परीक्षण अभी तक नहीं किए गए हैं, इसलिए इनको सटीक उपाय नहीं कहा जा सकता और चीन के सैटेलाइट पर निशाना लगाना अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन होगा, क्योंकि युद्ध के समय में भी सैटेलाइट को टारगेट करने की अनुमति नहीं है। वित्त मंत्री ने सूचित किया कि यह घटना होती है तो भारत आर्थिक महाशक्ति बनने की बजाय अत्यंत ही कमज़ोर स्थिति में हो जाएगा और 100 साल पीछे चला जाएगा। हमें इस घटना को रोकने के साथ इस पूरे घटनाक्रम की गोपनीयता भी बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो मार्केट में ऐसी गिरावट आएगी जिसको संभाला नहीं जा सकता। विदेश मंत्री ने बताया कि हमारे सहयोगी रूस से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर डॉक्टर खुराना की इस बात में शंका जायज़ है एवं चीन अपने रेगिस्तान को हरा भरा बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है तथा यह घटना यदि बारिश के मौसम में होती है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन यह दिखाने में सफल हो जाएगा कि इन सारी घटनाओं का कारण भारत का आर्थिक विकास एवं हिमालय क्षेत्र में बढ़ती मानवीय घटनाओं के कारण ही ऐसा हुआ है। अमेरिका से भी इनपुट प्राप्त हुआ है कि भारत के खिलाफ कुछ बड़ा करने वाला है, परंतु इस संबंध में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं मिल सकी। इजराइल ने हमारे दूतावास को यह सूचना दी है कि अगले 2 महीने के अंदर भारत में कोई बड़ी घटना होने वाली है और गोपनीय तौर पर अपने सभी नागरिकों को भारत से वापस बुलाने का आदेश जारी कर दिया गया है। पर्यावरण मंत्रालय के निदेशक ने बताया कि हिमालय की बर्फ़ पिघलती है तो अगले 6 माह तक पूरा उत्तर भारत जलमग्न रहेगा और इस जल के हटने पर पूरा उत्तर भारत रेगिस्तान में बदल जाएगा और हिमालय की बर्फ़ समाप्त होने से पूरे उत्तर भारत ही नहीं पूरे महाद्वीप का क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। रा चीफ इस पूरी चर्चा के दौरान केवल अपनी नज़रें लैपटॉप पर केंद्रित रखी और जैसे ही लैपटॉप से कुछ बड़ा निकल करके बाहर आने वाला हो, सबकी बातें सुन रहे थे, लेकिन उनकी नज़रें लैपटॉप पर ही केंद्रित थी। एकाएक उन्होंने चीख करके बताया, कृष्ण जन्माष्टमी का दिन उसके लिए नियत किया गया है और हिमालय के पानी को तकलामकान रेगिस्तान में एकत्रित करने के लिए एक बड़ा तालाब बनाया गया है और करोड़ों की संख्या में जेनेटिक पौधे चीन की साइंस एकेडमी में तैयार किए जा रहे हैं, जो जल की उपलब्धता होने पर ही रोक दिए जाएंगे और 1 माह में उनका विकास 5 साल के जितना हो जाएगा।
यह पौधे केवल जल एवं मरुस्थल की रेत से अपना विकास कर लेंगे। चीन की सेना रेड अलर्ट पर है और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए चीन के हर विभाग को निर्देश दिए जा चुके हैं। सेनाध्यक्ष ने कहा, यदि हम चीन से इस समय युद्ध की घोषणा करते हैं तो चीन को इस घटना को अंजाम देने का तार्किक कारण मिल जाएगा और जब तक कोई प्रभावी उपाय मिल जाए तब तक भारतीय सेना चीन में अपने खुफिया एजेंट को भेजकर प्रोजेक्ट को रोकने का प्रयास कर सकती है। रक्षा मंत्री ने सेनाध्यक्ष के प्रस्ताव का समर्थन किया, किंतु शंका व्यक्त की कि यदि चीन को इस बात की जानकारी हो गई कि हम उसके प्रोजेक्ट को रोकने का प्रयास कर रहे हैं तो वह अपने अल्टरनेट प्लान पर भी कार्य कर सकती है। राज चीफ ने बताया कि बी प्लान के अनुसार चीन ने अपने एजेंटों को भेजकर भारत में वायरस हमले की योजना भी तैयार कर रखी है। भारत में गिरफ्तार एक चीनी एजेंट से प्राप्त सूचना के अनुसार इस वायरस के 4 कंसाइनमेंट भारत आ चुके हैं, जिनको खोजने में NSA के साथ कार्य चल रहा है। यह चीन का वायरस मनुष्य की उम्र को 120 गुना तेज़ी के साथ बढ़ाता है और आज पैदा हुए बच्चे 1 माह के अंदर 10 वर्ष की उम्र के हो जाएंगे, लेकिन उनका मानसिक विकास 1 ही महीने का रहेगा तथा 30 साल का व्यक्ति भी 60 साल का हो जाएगा और 60 साल का व्यक्ति 90 वर्ष की उम्र का हो जाएगा। सभी पेड़ पौधे और जीव जंतु भी इसी तेज़ी से विकास करेंगे और 1 माह में सारे पौधे अपनी उम्र को पूरा करके सूख जाएंगे। प्रधानमंत्री ने सभी को रोकते हुए कहा, इसके दुष्प्रभाव का आकलन तो अंतिम रूप से नहीं किया जा सकता, लेकिन इस समय की आवश्यकता है कि प्रोजेक्ट को कैसे रोका जाए। बैठक में सन्नाटा छा गया और किसी के पास इस घटना को रोकने का कोई भी तरीका नहीं था। पूरी मीटिंग में अभी तक चुप बैठे डॉक्टर अरुण खुराना खड़े हुए और प्रधानमंत्री से अनुमति मांगी। प्रधानमंत्री ने उनको अभी रुकने के लिए कहा और अपनी बातों को नोट के रूप में उन तक पहुंचाने के लिए निर्देश दिया। डॉक्टर अरुण खुराना का नोट पढ़कर प्रधानमंत्री अत्यंत चिंतित हो गए और मन ही मन में निर्णय लेते हुए बोलने के लिए खड़े हुए। क्या है गामा पहलवान और क्या है इसका इतिहास? इतना गोपनीय क्यों? क्या है चीन का वायरस? क्या भारतीय सेना चीन के इस वायरस की कंसाइनमेंट को पकड़ पाएगी? प्रधानमंत्री क्या निर्णय लेंगे? क्या गामा पहलवान को जिंदा किया जाएगा? विज्ञान और तकनीकी का भविष्य क्या हमको इन घटनाओं तक ले जाएगा? यह केवल एक सोच है जो भविष्य में साकार भी हो सकती है। इस कहानी के अगले भाग में हम गामा पहलवान के विकास और उसकी तकनीकी, उसकी ताकत के साथ ही साथ उसको एक्टिव करने के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे। आने वाली कहानियाँ, इनके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रोजेक्ट वेनिसी, क्या है प्रोजेक्ट वेनिसी? इसके बारे में अगली कहानी में हम लोग पढ़ेंगे। अगस्त ऋषि, अब समुद्र का क्या होगा? अगस्त ऋषि को भारत क्यों बनाने जा रहा? प्रोजेक्ट सफ़ेद मुकुट, अगस्त ऋषि आ रहे हैं, इनके लिए